Good afternoon. Heartily welcome to all in STEM sessions. स्टोरी पैडागोजी के माध्यम से जब हम अपने क्लासरूम में लेके जाते हैं तो हमारा क्लासरूम जो है इंटरेक्टिव हो जाता है। ओके, तो मैं इसी के लिए आपको आज एक स्टोरी, पहले तो आपने सभी ने देखा, आज आप लोगों ने ज्वाइन किया है स्टेम सेशन, STEM, स्टेम। तो एक्चुअल में स्टेम क्या है, हम किसे कहते हैं स्टेम? सभी ने थोड़ा सा तो हम थिंक कर सकते हैं स्टेम इज क्या होगा। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज स्टेम? या सो टीचर्स, Yes, I was saying, या like STEM, द science, technology, engineering, and mathematics. That's मैथ्स, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, mathematics. एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। तो वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो हम क्लासरूम टीचिंग में सभी स्कूल लेवल पर 12th क्लास तक के बच्चे सभी पढ़ते हैं और सभी करते हैं। बट ये टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग क्या है ये हम नहीं जानते। पर नहीं, हमें क्लासरूम में ये टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें भी जैसा कि स्टोरी में बताया गया, जब हम स्टोरी पैडागोजी के माध्यम से इसकी तरफ जाते हैं, स्टेम की तरफ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स निकालते हैं, प्रॉब्लम का फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि शहजादी ने क्या बोला कि हम प्रॉब्लम देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, यदि दुनिया में पानी ना होता तो क्या करते। फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, फिर उसके लिए प्रोटोटाइप बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, यही तो क्या है आपका स्टेम है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है। इसके लिए आप अलग अलग, मैं अभी आपको स्टेप्स बताऊंगी क्या क्या करने हैं। नेक्स्ट जो है, यस, सो बेनिफिट्स क्या हैं फिर स्टेम एजुकेशन के? वाइल स्टोरी टेलिंग के साथ जब हम पढ़ाते हैं तो क्या होता है, एक तो हमारी क्लासरूम टीचिंग जो है वो कैसी हो जाती है कि बहुत ही बच्चे अटेंटिव रहते हैं क्लासरूम में और क्यूरियस हो जाते हैं, दे क्यूरियस टू लर्न कि व्हाट न्यू थिंग्स वी विल लर्न एंड वी विल डू। पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाता है एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है इसके द्वारा। गर्ल्स, मोस्टली द गर्ल्स जो बहुत हेजिटेंट करते हैं मैथ्स एंड साइंस पढ़ने के लिए, वो भी आगे आने लगते हैं जब स्टोरी के माध्यम से। देखा ना आपने, शहजादी और शहजादी के समान दूसरी और गर्ल्स जो हैं वो सब आगे क्लासरूम में आ रही हैं और फाइंड आउट कर रही हैं सॉल्यूशन को। जो फियर है उसमें साइंस और मैथ्स का वो चला जाता है और आपकी क्लासरूम की जो पार है, मतलब परफॉर्मेंस, अटेंडेंस एंड रिटेंशन जो है, इट विल आल्सो इंक्रीज while यूजिंग स्टोरी टेलिंग। जब आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से कोई भी स्टोरी लेते हुए क्लासरूम में आते हैं तो इसके ऊपर आपका जरूर इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये स्टेम प्रोसेस है क्या चीज, जैसा कि स्टोरी में अभी हम देख रहे थे कि स्टेम में बच्चों को करना क्या है। जो हम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट। सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है जरूरत क्या है, प्रॉब्लम, समस्या को हमने फाइंड आउट करना है, रिसर्च करना है, उसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। फिर हमें वो प्रॉमिस सॉल्यूशन निकालना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा सॉल्यूशन हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, बच्चों के लिए या हमारे रीजन, उस क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है उसके लिए वो सुटेबल हो सकता है। उसके लिए हमने प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर वो प्रोटोटाइप को हम टेस्ट करेंगे। जैसे कि कोरोना के समय इतने सारे वैक्सीनेशन आए, उनको पहले प्रोटोटाइप बनाया, फाइंड आउट किया गया कि कौन सी कोरोना वैक्सीन होगी, वैक्सीन के ऊपर रिसर्च किया गया, प्रोटोटाइप बनाया गया, सॉल्यूशंस निकाले गए। सॉल्यूशन हमारे पास जब आ गए तो फिर उसके बाद में उसका वैक्सीनेशन का क्या हुआ, टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग के बाद में क्या होता है, फिर उसको डिजाइन किया गया और क्रिएट किया गया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये सारी चीजें, ये जब सारे स्टेप्स हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में लेके आते हैं तो वही क्या बन जाता है, आपका स्टेम बन जाता है। तो साइंस और मैथ्स की क्लास को एक इंटरेक्टिव सेशन बनाने के लिए, बच्चों में आपको क्रियोसिटी डेवलप करने के लिए, 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जब आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं और रिडिजाइन करते हैं अपने क्लासरूम को, तो आपका क्लासरूम जो है वो बहुत ही इंटरेक्टिव और एक लर्निंग इन्वायरमेंट बन जाता है और जिसमें बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं। अब यदि ये सारे स्टेप्स को करने के लिए हम स्टोरी का माध्यम लें, स्टोरी पेडागोजी को फॉलो करें, तो अब स्टोरी पेडागोजी को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे लेसन जो है और भी
ग्रेट हो जाता है और भी इंटरेक्टिव हो जाता है, मजेदार हो जाता है, बच्चे इंजॉय करने लगते हैं जब हम स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि बच्चे भी उसी स्टोरी के किरदार को, कि वो किरदार क्या कर रहा है, वो भी अपने रोल को किरदार के रूप में ले आते हैं। और जैसे किरदार प्रॉब्लम्स का फाइंड आउट, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करता है, तो वो भी वो थिंक करने लगते हैं, बच्चे भी थिंक करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम तड़ा का प्रोसेस लेके आते हैं। थिंक, आस्क, डिस्कस, एक्ट एंड अचीव जब लेके आते हैं, जो कि सीबीएसई के आपका एनईपी 2020 के आप लोग कर ही रहे हैं, जिसमें कि उसी प्रकार से कथा का तड़ा, जब थिंक, आस्क, डिस्कस, एक्ट एंड अचीव के प्रोसेस के द्वारा हम अपने क्लासरूम में जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा क्लासरूम जो है वो इंटरेक्टिव लर्निंग बन जाएगा। अब हमारी स्टोरी है, मैं आपसे आज शेयर करूंगी, कोकिलास प्लेफुल पॉट। तो ये स्टोरी को मैं शेयर करती हूं। तो आज की स्टोरी का नाम है कोकिला का मस्त मटका, जो कि गीता धर्मराजन के द्वारा लिखी गई है, जो कि कथा की फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और पद्मश्री अवार्डी हैं। इनके द्वारा ये कहानी लिखी गई है। कहानी को मैं सुनाती हूँ। आओ खरीदो, आओ ले जाओ, अनोखे कुमार राजकुमार ने पुकारा। रामकुमार हमेशा एक ही चीज लाता था बेचने के लिए, पर होती थी वह हमेशा निराली। याद है उसकी मिट्टी की मुर्गी जो अंडे देती थी, मंजरी ने पूछा। और उसका मिट्टी का जादुई हाथी जिसने हमारे छोटे से जंगल को पानी देने से मदद की थी। किसान की बीवी बीवी शिवा बोली, आज उसके पास जो मटका है वह मुझे चाहिए। पर इससे पहले कि वह मटका झपट लेती, मटका कोकिला के हाथ लग गया। कोकिला नल चल पड़ी नदी की ओर, लोगों के चेहरों पर थोड़ी सी जलन देखकर मुस्कुराती हुई। पर कोकिला के मटके को ना तो झील पसंद आई, ना तालाब, और ना ही कुआं। लटकता मटकता मटका चलता रहा। ए वापस आ, कोकिला चिल्लाई, और उसके पीछे पीछे कूदती फांदती सीधे पानी के लिए पंप तक गई। वापस आ, वापस आ, पंप के पानी का स्वाद अच्छा नहीं होता। पर मटका नहीं माना। पंप के पानी से खाना पकाओगी, कोकिला, शिवा ने ताना मारा। क्यों नहीं, कोकिला ने गुस्से से पूछा। पंप का पानी तो मेरे परिवार के लिए अच्छा है, दाई भी तो यही कहती है, पर उसकी सुनता कौन है। कोकिला मटकती हुई गई और पंप चलाने लगी। मटका डोला, चिटका, फिर गायब हो गया। वापस आया तो एक ढक्कन के साथ। कोकिला के पास हमेशा खास चीजें होती हैं, कमला बुदबुदाई। कोकिला ने मटके को गुस्से से देखा, पर मटका तो बैठा था, मस्त मुस्कुराता हुआ। तब कोकिला ने पानी भर लिया तो मटके ने ढक्कन ढका और घर तक मुस्कुराता ही रहा। उसके बाद से कोकिला का मटका तो जैसे घर का मालिक ही बन बैठा। उसके पति रामू को यह बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी कि कोकिला मटके के इर्द गिर्द घूमे। और फिर मटके को इतनी चीजें चाहिए थी, बैठने के लिए एक चौकी, एक लंबे हथियार वाला प्याला, साफ हाथ। यही नहीं, कोकिला को तो हर दिन मटके को धोकर धूप में सुखाना भी पड़ता था। फिर एक दिन कोकिला का पति रामू अपने गंदे हाथ मटके में डालते ही वाला था कि मटका उसके हाथ से छिटक कर दूर चला गया। तुम तुम रामू ने गुस्से से कहा। उसने मटका उठाया और इससे पहले कि कोकिला उसे रोक पाती, मटके को जमीन पर पटक दिया। कोकिला बहुत रोई। 1 साल से, जब से ये मटका आया है, गुड्डी एक बार भी बीमार नहीं पड़ी। हाय, अब मैं क्या करूंगी। उस रात कोकिला को एक अनोखा सपना आया। सपने में उसने मटका देखा। मटके ने कहा, कोकिला में कोई जादुई मटका नहीं था। अगर तुम भी मटके की ठीक से देखभाल करोगे तो कोई भी मटका गुड्डी को स्वस्थ रख सकता है। कैसे, कोकिला ने हैरान होकर पूछा। यदि तुम यही करो जो तुमने मेरे लिए किया था, मटके ने जवाब दिया। कोकिला मुस्कुराई। मुझे तुम्हारी याद आएगी, उसने धीरे से कहा।
मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूं। सभी गांव की औरतों को इसके बारे में बताकर मटके ने कहा और धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया। आज कोकिला का गांव जिले का सबसे समृद्ध स्वस्थ गांव है। क्या तुम बता सकते हो क्यों? हाँ जी। तो ये थी स्टोरी। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? क्या था स्टोरी में? हाँ। स्टोरी काफी बेटर अच्छी थी। मतलब हम्म। इसमें बेसिकली हम लोग को हाइजीन के बारे में जो आई थिंक मेन मोटिव था समझाना कि कैसे हमको हाइजीन रखना है, उसके करस्पॉन्डिंग हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि वो कोकिला का मटका बोला कि जो तुमने मेरे साथ किया, क्योंकि वो कोकिला जो थी उसका बहुत ध्यान रखती थी उन चीजों के प्रति, कि उसको साफ रखती थी, स्टैंड लाती थी, प्याला देती थी। तो अगर सभी गांव वाले ऐसा किए होंगे, इसलिए शायद वो जो गांव था पूरे जिले का सबसे स्वस्थ गांव बन गया। डेफिनेटली, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस प्रकार से हम स्टोरी के माध्यम से जब बच्चों को क्लासरूम में लेके आते हैं तो हम बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं। आपने खुद ने बता दिया, आपके आइडियाज, आप लोग के भी यही थॉट होंगे, है ना? तो यहाँ पर हम कितना कुछ शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ में। एक तो वहां पे सोर्सेस आ गया, क्योंकि उसने बोला कि झील का पानी पसंद नहीं आया, तालाब का नहीं आया, कुएं का नहीं आया, फिर वो नल पे चली गई। तो यहाँ पर सारे बच्चों को हमने क्या बता दिया स्टोरी के माध्यम से? सोर्सेस भी बता दिए। फिर कौन सा पानी अच्छा है ये भी बता दिया, क्योंकि मटका जो था वो कोई जादुई कुछ ऐसा नहीं होता ना, मैजिक तो नहीं होता। मटके ने सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि झील का पानी या कुएं का पानी या वहां का पानी जो है वो पीने लायक नहीं है, पर नल का पानी पीने लायक है, तभी तो वो भर गया। फिर उसके बाद वो छिटक जाता है कि उसके ऊपर ढक्कन लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर उसकी सेफ्टी, हाइजीन के ऊपर बात की। तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। यश जी ने भी बोला कि यदि हम भी इस प्रकार से यदि स्टोरी को सुनाते हुए अपने क्लासरूम में लेके आते हैं तो हम बहुत अच्छे से साइंस और मैथ्स के काफी सारे टॉपिक्स आपके साथ में कवर कर सकते हैं। तो आई विल शेयर माय पीपीटी विद ऑल ऑफ यू। जी। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे कि चिल्ड्रन विल बी एबल टू क्या जानना है कि इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ वाटर फॉर सर्वाइवल, कि जीने के लिए पानी तो सभी को जरूरी है। सोर्सेस ऑफ वाटर की बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कैसे हम पानी जो है उसको हम सेफ बना सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए। कितना पानी हमें रोज के रोज जरूरत पड़ती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। गुड हैबिट्स की बात करेंगे। वॉशिंग हैंड्स, क्लोज टैप आफ्टर यू, ड्रिंक क्लीन वाटर, सेव वाटर, ये सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी के लिए हम एक डीआईवाई बनाएंगे। फिर उसके बाद में हम कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन जो है इसके बारे में जानेंगे कि क्या कारण है, क्यों होता है ये वाटर पोल्यूशन। तो ये सब जब हम तड़ा के प्रोसेस से आते हैं, थिंक, आस्क, डिस्कस और एक्ट करते हैं, बच्चों को क्वेश्चंस दीजिए तो बच्चों में थिंक में क्रियोसिटी डेवलप होगी, क्रिएटिविटी आएगी, वो क्रिटिकल थिंक करने लगते हैं। हम उनको कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं। डू यू थिंक वी कैन लिव विदाउट वाटर? व्हाई डू यू थिंक सो? हाउ वाटर रीच एट योर होम? व्हाट हैपेंड इफ देयर इज नो वाटर? यदि पानी नहीं होता तो क्या होता? क्या आप सोचते हैं कि जो पानी आप पी रहे हो वो जो आप पीते हो क्या वो सेफ है आपके लिए? आप पानी की तरफ देखिए, वो कैसा दिखाई देता है। कौन इसको गंदा बनाता है? डर्टी कैसे हो रहा है? उसमें पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट कहाँ से आ रहे हैं? हाउ डज वाटर स्कार्सिटी अफेक्ट कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड? हमारे इस पूरी दुनिया में ऐसी कितनी कम्युनिटीज हैं, कितने गांव हैं, शहर हैं जहां पर कि पानी की कमी है। क्यों नहीं पहुंचता उनके ऊपर पानी? क्या चैलेंजेस फिर फेस करते होंगे वहां के लोग, जहां पर पानी जो है उपलब्ध नहीं है जितना हमारी जरूरत है। तो कैसे उनकी दिनचर्या चलती होगी, क्या क्या इश्यूज उनके सामने आते हैं, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिर बच्चे आपसे आस्क कर सकते हैं कि हम कैसे पानी को साफ रख सकते हैं, कैसे हम बचाएंगे, इसके लिए वो छोटे छोटे अपनी हैबिट्स को डिस्कस करेंगे। फिर हमने डिस्कस करना है बच्चों के साथ में कि सभी को पानी तो जरूरत है। हमारा पूरा वर्ल्ड जो है, पूरे पृथ्वी जो है, जिसको कि हम लिविंग प्लैनेट कहते हैं, वो 3/4 पार्ट तो किससे कवर है? पानी से ही कवर है। बट ये तो फिर भी पानी नहीं आ रहा। गांव की बात तो छोड़ो, इवन शहरों में, अर्बन सिटीज में भी पानी की मात्रा जो नहीं आती, वहां पर भी लोगों को टैंकर के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए पड़ता है। और कभी कभी तो सिर्फ आधे घंटे के लिए पानी आया, 10 मिनट के लिए पानी आया।
तो इज दैट सफिशिएंट? तो वो सब बातों के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में कॉस्ट, जब पानी की कमी हो जाती है तो वो भी तो बेयर करनी पड़ती है कॉस्ट। पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा तो आप बॉटल लेके आते हैं, केन लेके आते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी आपकी किसके ऊपर पड़ती है? फैमिली इनकम के ऊपर पड़ जाती है। फिर पानी के लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर हेल्थ इम्पैक्ट, यदि आपके पास पानी जो है वो साफ नहीं आ रहा पीने के लिए, तो कौन कौन सी वाटरबोर्न डिजीज हो सकती हैं? पानी कंटामिनेट कैसे हुआ? क्यों वो गुड्डी बार बार बीमार पड़ती थी? कोकिला ने क्यों बोला कि मेरी गुड्डी जब से ये मटका आया तब से गुड्डी बीमार नहीं पड़ रही, पर पहले गुड्डी बीमार पड़ती थी? या वो गांव स्वस्थ क्यों होने लगा? क्योंकि अब उनके पास में जो पानी मिल रहा था वो कैसा था? वो कंटामिनेशन से फ्री था, मतलब उसमें कोई पॉल्यूटेंट नहीं थे, जर्म्स नहीं थे। अब ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रह जाते हैं जब हम यदि एक पॉल्यूटेड वाटर को पीते हैं? तो अब ये वाटर से ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? क्या सभी क्षेत्रों में पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो रहा है या नहीं? तो हमारा राइट है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, तो गवर्नमेंट ने इसकी क्या पॉलिसीज बनाई है? दिल्ली में भी आज वेस्ट दिल्ली के अंदर की न्यूज है न्यूज़पेपर के अंदर कि वहां पर पानी जो है वो साफ नहीं आ रहा। काफी समय से कम 2 महीने हो गए, पिछले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। नालियों यस का मैम, पानी, यस। सीवर का पानी जो है वहां पर पहुंच रहा है। तो आप बताइए कि वहां के लोग तो ऑटो ऑब्वियसली बीमार पड़ेंगे ही ना, हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो वो हेल्थ इम्पैक्ट के साथ साथ उनके ऊपर उनकी किसके ऊपर भी खर्चा भी बढ़ रहा है कि पानी उनको बाहर से खरीदना पड़ रहा है, टैंकर्स मंगवाने पड़ रहे हैं, तो वो भी कॉस्ट भी तो सारी बेयर करनी पड़ती है लोगों को, पब्लिक को। तो इसके लिए भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि क्या सोल्यूशन निकालें, क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसके कि हम सेफ वाटर जो है हमें मिले। कितना पानी हमें हमारी बॉडी में होता है? 75। ऑलमोस्ट 3/4। 70 to 80% यदि हमारा पानी होता हमारी बॉडी में, तो हमारा बॉडी मास फैट कहाँ जाता? तो 55 to 65% पानी जो है हमारी बॉडी में है, ह्यूमन बॉडी में। बाकी और हम यदि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें इतना पानी हो सकता है, खीरा है, जैसे हम कुकुम्बर की बात करें, एप्पल की बात करें, ऑरेंज की बात करें, तो उसमें इतना पानी हो सकता है। बट ह्यूमन बॉडी, क्योंकि उसमें हमारा फैट भी है, तो ह्यूमन बॉडी में 55 to 65% पानी होता है। और जो लेडीज हैं, मतलब फीमेल्स हैं, उनमें लोअर साइड मतलब 55, उनका बॉडी मास जो है, उनमें फैट जो है वो एज कंपेयर टू मेल्स जो है वो ज्यादा होता है। तो इसलिए जो मेल हैं उनमें 65% तक, और जो फीमेल्स हैं उनमें 55% जो है पानी होता है। तो हमारी बॉडी भी, तो ये जानकारी, ऐसे छोटे छोटे सवाल जो है आप बच्चों से पूछिए। तो अभी जैसे आपने ये पूछा, पानी, हमारी बॉडी भी तो पानी से बनी है ना। चलो अच्छा, सबसे ज्यादा पानी किसमें होता है? फाइंड आउट करो, सर्च करो। तो बच्चे जो है उसको सर्च करेंगे। चलिए, नाउ स्टार्ट माय पीपीटी। विद ग्रेड 2 और 3 के साथ में जब हम बात करते हैं तो उसको हम यूजेस ऑफ सेंस की बात कर सकते हैं इस चैप्टर में। कैसे? अब पानी है ना, पानी देखने में, अभी जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि वेस्ट दिल्ली में पानी साफ नहीं आ रहा, तो दिखने में ही दिख रहा है ना कि वो साफ नहीं है, गंदा दिख रहा है, स्मेल आ रही है। तो ये सब हम किसकी बात कर सकते हैं? यूज ऑफ सेंसेस की। तो आप यहाँ पर बच्चों को सेंस ऑर्गन के बारे में बताएं कि वी हैव 5 सेंसेस, और वो सेंस ऑर्गन का क्या क्या काम है। वो बच्चा जानेगा कि कौन सा सेंस ऑर्गन जो है किसके लिए काम करता है। जैसे कि हमारी नोज जो है वो स्मेल के लिए है, टेस्ट के लिए हम टंग का इस्तेमाल करते हैं, सुनने के लिए हम कानों का इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी चीज को टच करने के लिए हम अपनी स्किन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को क्या हो जाएगा? सेंसेस का ज्ञान होगा। यहाँ पर आप बच्चों को डिफरेंस बताइए कि आप देखो, आपने 2-3 जगह से पानी आपने कलेक्ट करके रखा, तो अब बच्चों को ये नमूने सैंपल्स दिखाते हुए यू कैन आस्क देम कि थिंक, बच्चों कौन सा पानी अच्छा होगा। तो बच्चों को इसको स्मेल करने के लिए बोलिए, देखने के लिए बोलिए, तो बच्चा देखकर बता सकता है कि कलर में क्या डिफरेंस है, क्या इसमें कोई पार्टिकल तो नहीं है, क्या अनयूजुअल कोई स्मेल तो नहीं आ रही है इसमें। फिर इंपॉर्टेंस बताइए क्लीन वाटर का क्या होता है। फिर उनको गुड हैबिट्स के बारे में बताइए कि जब कैसे हमें हाथों को अपने साफ करना है,
अपनी वेसल्स को, बर्तन को साफ करना है, किस चीजों का इस्तेमाल करना है। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स जो हैं, जब एक फर्स्ट ग्रेड से बच्चा जो है, सेकंड ग्रेड का बच्चा भी इसको जब सीखता है तो इसको इम्प्लीमेंट करने लग जाता है, और अपने साथ में बड़े भाई बहनों को भी बताते हुए, जब छोटे करते हैं तो बड़े भी जरूर उसको फॉलो करते हैं। और यहाँ पर हम स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उनको ये सब क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि गुड्डी बीमार क्यों पड़ी थी, कौन सा पानी सेफ होता है, हमें पानी को स्टोर कैसे करना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं स्टोरी टेलिंग के माध्यम से और सेंस ऑर्गन पढ़ाते हुए हम अपने बच्चों के साथ में लेके जा सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड हमारी, यही सेकेंड और थर्ड क्लास का बच्चा है। अब बहुत अच्छे से हम सिंक एंड फ्लोट, साइंस का कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर सकते हैं। तो आप फ्लोटिंग एंड सिंकिंग करवा सकते हैं कि कौन सा चीजें पानी के अंदर फ्लोट हो रही हैं, कौन सी सिंक हो रही हैं। आप कंपैरिजन करिए, लाइट, यहाँ पर उनको क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि लाइट ऑब्जेक्ट कौन से हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का। अब यहाँ पर साथ में एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए आप क्या करेंगे, उनको काफी कुछ, जैसे कि कॉटन दे दिया, पेपर दे दिया, स्पॉन्ज है, ये सारा कुछ दिया। उसके बाद में उनको बोलो, हाँ बच्चों इसको ड्रॉप करके देखिए, डिप करके देखो किसमें ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हुआ। तो बच्चा ये देखो, ये देख रहा है कि कैसे स्पॉन्ज जो है पानी से भरा हुआ है। आपको कुछ नहीं दे रहा, वाइप आउट करने के लिए भी, आज स्लैब साफ करने के लिए या कहीं पानी गिर जाता है तो आप कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये काफी देर तक रिटेन करती है। आप ये बता सकते हैं कि कैसे प्लांट्स में भी पानी ऊपर तक जा रहा है, तो कैसे रूट्स जो हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में भी आप इस स्टोरी के माध्यम से बच्चों को चर्चा कर सकते हैं। हम बच्चों को वाटर फिल्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि पानी तो गंदा था, अब वो सेफ नहीं था, ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, क्योंकि जब कोकिला भी झील पर गई, वहां और नदी पर गई, तालाब पर गई, तो वहां का पानी सेफ नहीं था। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अपने घर में, अब हमारे पास में सप्लाई यदि गंदे पानी की आ रही है तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों को इस प्रकार से एक क्या कर सकते हैं, छोटा सा DIY, हम अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए प्लास्टिक की बॉटल लें, और कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं। प्लास्टिक बॉटल है, ग्रेवल है, सैंड है, चारकोल ले लिया, चारकोल मतलब कोयला, कच्चा कोयला जो होता है, कॉटन लगा दी है, और पानी आपके पास में है। अब आपने इनको लेयर वाइज अरेंज कर दिया बॉटल में, तो नीचे जो पानी आएगा छन के, वो पानी कैसा होगा, क्लियर वाटर होगा। अब ये क्लियर तो होगा, बट कंटामिनेटेड फ्री नहीं होगा, जम फ्री नहीं है ये। हाँ, इसमें जो इम्प्यूरिटीज थी वो तो निकल गई, आपने बताया, पर अभी भी वो पानी पीने लायक नहीं बना। तो अब पीने लायक बनाना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको पीने लायक बनाना है तो बॉईल करेंगे। वेरी गुड, बॉयल करेंगे। साथ में हम क्लोरीन की टैबलेट्स डाल सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ करके भी हम क्या कर सकते हैं, पानी को अपने सेफ ड्रिंकिंग बना सकते हैं। जिससे कि यदि, क्योंकि जब हम यदि ये कंटामिनेटेड पानी पिएंगे तो क्या हो सकता है, वाटर बोर्न डिजीज हो जाएंगी, टाइफाइड है, डायरिया है, जॉन्डिस है। तो ऐसी बीमारियां हमारे को होती हैं, और इनसे बचने के लिए हमें ये बहुत ही जरूरी है। अब आप मैथ्स को इंटीग्रेट करिए इसके साथ में, कि कितने स्टेट, कितना परसेंटेज है स्टेट्स का जो कि अफेक्टेड हैं वाटर बोर्न डिजीज से। आपने देखा होगा, ऐसे आज भी हमारे भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि अफेक्टेड हैं, जहां पर कि सही साफ पानी की सप्लाई नहीं है। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ में हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए आप क्या क्या और कर सकते हैं, आप बहुत सिंपल तरीके से पीएच पेपर, बहुत छोटा सा पेपर होता है और आसानी से मिल भी जाता है केमिस्ट से, कॉस्ट भी कोई ज्यादा नहीं है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा। TDS मीटर होता है, जो कि आपके पास में यदि है या स्कूल में है तो आप उसका इस्तेमाल करके, एक सिंपल, उसके अंदर आपने पानी के अंदर डाला TDS मीटर को, उसमें रीडिंग आ गई, तो आपको पता चल गया कि उसमें वो इम्प्यूरिटीज कितनी है। क्योंकि WHO ने, गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्डाइज किया है कि 0 से 500 तक का जो है रीडिंग आने पर हम पानी को पी सकते हैं, बट इसके ऊपर यदि पानी है, तो आपका PPM TDS लेवल है, तो वो पानी पीने लायक नहीं होता। तो वहां पर हमारे को फिर क्या करना पड़ता है, फिल्ट्रेशन के इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं, RO लगाना पड़ता है, और उसके साथ में हमारे को दूसरे और फिल्टर प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, जिनसे कि पानी हमारे पास हो।
तो हम इसके लिए गवर्नमेंट से भी अपील कर सकते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में पानी यदि साफ नहीं आ रहा है, इस पे चर्चा करें कि साफ पानी की सप्लाई की जाए। तो गवर्नमेंट और एमसीडी जो है इसके ऊपर काम करेगी, वर्क करेगी, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे, वहां से जो पानी आपके पास सप्लाई होगा एमसीडी का, वो पानी जो है फिर वो कैसा होगा, फिल्ट्रेटेड वाटर होगा जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी बातों की चर्चा आप बच्चों के साथ क्लासरूम में लेके जाइए। फिर डेंसिटी और बायंसी, क्योंकि जब हमने बोला कि पानी जो है साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी भी डिफरेंट हो जाएगी। डेंसिटी का मतलब उसका घनत्व, वो भारी हो जाएगा ना पानी। जब आप उसको बॉयल करेंगे तब देखते हैं कि उसको बॉयल होने में ज्यादा समय लग रहा है। इसके लिए आप सिंपल एग्जांपल, आपने 2-3 जगह का पानी लिया, सेम क्वांटिटी पानी को एक साथ आप रखिए बर्नर पर बॉयल होने के लिए अलग अलग कंटेनर में, तो आप देखते हैं जो साफ पानी है वो जल्दी बॉयल होने लगता है, परंतु जिसमें आप सॉल्ट मिला दिया या जिसके अंदर इंप्यूरिटीज मिली हुई है, पानी गंदा है, वो बाद में बॉयल होएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो आप यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात भी करेंगे। फिर मास और डेंसिटी, डेंसिटी मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अब बायोन्सी फोर्स, फोर्स भी तो लगता है इसकी वजह से। स्टेट्स ऑफ वाटर की बात कर सकते हैं कि पानी जो है तीनों अवस्थाओं में मिलता है, कितना मिरेकल ना, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। आपने इसको फ्रिज में रख दिया, जम गया, आइस बन गया। इसको मेल्ट कर दीजिए, आपका लिक्विड बन गया। आप इसको कहते गर्म कर दीजिए तो आपका वेपर के रूप में आ गया। तो आप इसको तीनों फॉर्म्स को बताएंगे। अब ये तीनों फॉर्म को हम क्या बताएंगे यहाँ पर, कि हम चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, प्रेसिपिटेशन, सब्लिमेशन, बॉइलिंग से, है ना, कंडेंसेशन से। अब ये सारी बातें बताई तो आप बच्चों से बोलिए कि ऐसे फाइंड आउट करो कि कौन कौन से सब्सटेंस हैं कि जो तीनों स्टेट में मिलते हैं, मतलब कि ठोस, द्रव, गैस में मिलते हैं। अब ये सारी बातें करते हुए आप बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट। चलो चलो बच्चों, ये मैंने आइस आपको दी, बच्चों को एक आइस का टुकड़े दीजिए कप में, साथ में थर्मामीटर दीजिए। तो अब वो मेल्ट कब होने लगी, चलो चलो इसको रीडिंग को नोट करो। तो थर्मामीटर रीडिंग बच्चों को आएगी पढ़ने। थर्मामीटर कांच का ही क्यों बना हुआ है, इसके नीचे बल्ब जो शाइनिंग हो रही है, इसमें क्या भरा हुआ है, ये कौन सी मेटल है, इसी मेटल का इस्तेमाल क्यों किया गया है, इसमें आयरन क्यों नहीं भरा गया, निकल क्यों नहीं भरा गया, मरकरी क्यों भरा हुआ है, इसको हम मरकरी थर्मामीटर ही क्यों कहते हैं। क्या इस थर्मामीटर से मैं अपने तापमान भी ले सकता हूँ क्या, अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेजर कर सकता हूँ। तो फिर क्या डिफरेंस है क्लिनिकल थर्मामीटर में और डॉक्टर आपके एक्स जो लेबोरेटरी थर्मामीटर में। तो इस प्रकार से आप उनको चर्चा कर सकते हैं। फिर डेंसिटी क्या होती है इम्प्योर वाटर की, अरे आपने तो जूस तो बनाया ही होगा, सभी जानते हैं, सबने अभी लेमन वाटर वगैरह या कुछ ना कुछ शिकंजी जूस वगैरह बनाते हैं, आइस डालते हैं आप लोग, आइस का इस्तेमाल करते होंगे। तो वो आइस कहाँ होती है, नीचे चली जाती है, सिंक हो जाती है, या फ्लोट करती है, फ्लोट करती है। फ्लोट करती है। क्या रीजन है फ्लोट करने का, आइस तो डेंसिटी सॉलिड है ना, तो सॉलिड है तो उसको तो नीचे जाना चाहिए। वाटर का डेंसिटी आइस से ज्यादा होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ पर हमने बच्चों को थिंक करने के लिए देना है, बच्चे भी हैं बड़े, अरे हाँ मैम, आप आइस तो सॉलिड है, मेरा एक छोटा सा सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का जो है वो तो पानी के अंदर डूब गया, या ये छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी चला गया, ये भी चला गया, परंतु आइस का तो इतना बड़ा टुकड़ा था, ये तो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो ये क्रिटिकल थिंक करने के लिए आप बच्चों को सवाल दीजिए, बच्चों में क्रियोसिटी लेके आइए। तो यहाँ पर जब आप क्रियोसिटी के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपने बहुत सही बोला कि जो बर्फ होती है, जो आइस होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, किससे, पानी से, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या होगा, तैरने लगेगा। अब यहां पर वही बात आ गई। फिर उसके बाद पानी की हमने क्या बोला, प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं, पानी का कलर कैसा है, स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा है, टच कैसा है। टच, आपने पानी को छू, कभी किसी ने टच किया पानी को, आपके दिमाग में आ रहा है कि ये मैम ऐसा क्या सवाल पूछ रही है, टच, पानी को कौन टच करता है,
किसी ने कभी छू के देखा है, टच करके? Yes, ma'am. टच सभी करते हैं ना पानी को? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. कभी इसको फील किया हाँ, आपने? हाँ। हाथों में रब करके फील किया है? नो मैम, फील तो नहीं किया मैम। तो आप टेस्ट फील किया है। करिएगा, ठीक है? फील करिएगा। पानी भी दो प्रकार का होता है, एक हार्ड वाटर, एक सॉफ्ट Soft वाटर। water. अब देखिए, आप इसको बहुत अच्छे से एक छोटे से साबुन से एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को बताइए। देखिए, साबुन से जब आपका जो सॉफ्ट वाटर है, मतलब जिसमें कोई केमिकल नहीं है, मतलब जिसमें सॉल्ट नहीं है, तो वो पानी से जब आप हाथ धोते हैं, आपने कई कई जगह देखा है, आपके घर में मान लीजिए पानी है, परंतु उससे झाग ही नहीं बनती है। कपड़ों में भी आप साबुन लगाते हैं, झाग नहीं बनती, वो स्कम सा बन जाता है, परंतु झाग नहीं बनती। तो वो क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वो पानी हार्ड वाटर है, उसमें इम्प्यूरिटीज है, उनमें केमिकल्स हैं, बहुत सारे सॉल्ट हैं। इसी की वजह से वो पानी कैसा है? खारा पानी कहलाता है। मतलब हार्ड वाटर मतलब खारा पानी। आपने समुद्र के पानी से कभी आप नहा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं? नहीं धो सकते हैं ना। इसीलिए वो पीने के लिए भी नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट हैं। तो गुड्डी जो कोकिला का मस्त बटका था, उसमें भी वो वही कह रहा था कि झील का पानी नहीं, इसका पानी नहीं, सिर्फ नल का पानी लेके आना है, क्योंकि ये बहुत नीचे, जिसके के अंदर केमिकल नहीं है, वो खारा नहीं है, इसलिए वो पानी ड्रिंकिंग वाटर है, वो सेफ वाटर है। तो यहाँ पर ये छोटी सी एक्टिविटी आप साबुन के साथ, साबुन तो सभी लेके जा सकते हैं ना, एक छोटा सा टुकड़ा साबुन के साथ आप अपने क्लासरूम में जब बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट कराएंगे, तो इनको हमेशा याद रहेगा। घर में भी जब कभी झाग नहीं बन रही है उनके साबुन के साथ में, तो वो बच्चे बता सकते हैं, अरे मम्मी मम्मी, ये साबुन जो है, ये पानी जो है, इसके अंदर केमिकल मिले हुए हैं, इसके अंदर तो बहुत सारा सॉल्ट है, ये खारा पानी है, इसी की वजह से कपड़े साफ नहीं होते हैं, इसी की वजह से पानी जो है, हम नहाते हैं तो साबुन जो है उतरता ही नहीं है, साबुन लगा लेते हैं तो। परंतु किसी के जगह पर जब पानी सॉफ्ट होता है, तो बहुत अच्छे से पानी जो है इसका झाग बना सकता है। तो ये हम बता सकते हैं। इसके बाद में सोर्सेस ऑफ वाटर की बात है कि पानी आपके घर में कहाँ से आ रहा है। चलो बच्चों, पता करके आओ। अब वो घर में जाके अपनी मम्मी से, घर वालों से डिस्कस करेंगे, स्कूल में टीचर से, मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे कि जो पानी आ रहा है वो एक्चुअल में पानी है कहाँ का। ओशन का पानी है, यदि किसी का समुद्र के आसपास स्कूल है, लेक से आ रहा है, पॉन्ड से मिलता है हमारे को, कि कुएं से हम पानी हमारे पास सप्लाई हो रहा है, हैंडपंप का आ रहा है, कुएं से, नदियों से आता है, कि रेन वाटर का पानी आ रहा है। और कौन, क्या रीजन है उसका, क्या वो पानी फिट फॉर ड्रिंकिंग है या नहीं है, उसमें कौन से सॉल्ट डिजॉल्व हैं, कितने सॉल्ट डिजॉल्व हैं, ये सारी बातों के ऊपर आप क्लासरूम में चर्चा कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा सोर्स है जिसका कि पानी सेफ है। तो ये सब भी आप क्लासरूम में बच्चों को बताएंगे। अब जैसे कि आपको बताया था कि कभी कभी आपने देखा ना, कुएं के आसपास ही लोग कपड़े धोने लगते हैं, जानवरों को नहलाने लगते हैं। तो सब उससे क्या होता है, ये सारे जो केमिकल जो आपके कुएं के पास कर दिया, वहीं पे शौचालय बना हुआ है, वहीं नहला धुला रहे हैं, तो क्या होगा, जितने भी जर्म्स होते हैं वो नीचे पानी में आ गए कुएं के। तभी तो कोकिला ने, के मटके ने बोला, मैं कुएं का पानी नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें क्या है, ये जर्म्स आ गए हैं। और इन जर्म्स के द्वारा इतनी सारी वाटरबोर्न डिजीज हो जाती हैं, टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया, कॉलरा, डायरिया। तो हमें इन सब से बचना है। तो ये आप देखोगे कई स्टेट लेवल्स हैं जहां पर कि पानी साफ ना होने की वजह से इतने सारे डिजीज, बीमारियां जो है बढ़ती जा रही हैं, वाटरबोर्न डिजीज आप देख रहे हैं ना। रेड मार्क किसी किसी जगह पर, आसाम में, यहाँ पर वाटरबोर्न डिजीज का परसेंटेज सबसे हाई है। तो यहाँ पर पानी जो है वो सेफ, मतलब कि सेफ वाटर सप्लाई नहीं हो रहा, इसके लिए एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। साथ में आप एक और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टिविटी आप अपने क्लासरूम में बच्चों को लेके जा सकते हैं, पर कैपिटा वाटर यूसेज। कि जो पानी आपके घर में आता है, यहाँ पर बच्चा एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन भी सीखेगा, तो डेली बेस पर कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है। आप बच्चों से कहिए कि आप पहले तो बच्चे एक्टिविटी लिखें कि कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो पानी के बिना नहीं होती, कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो पानी के साथ हो रही।
कितना पानी किसमें लगता है, सारा कुछ, शावरिंग में, वॉशिंग में, ब्रशिंग में, टॉयलेट में, और क्लीनिंग पर्पस के लिए, गार्डनिंग के लिए आप कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर एक फैमिली को एक दिन में टोटल कितना पानी चाहिए है। फिर उसके बाद में आप कंप्लीट करिए, जब ये टोटल कंजम्पशन एक आदमी की पता चल गई, तो फैमिली में यदि 7 मेंबर हैं तो वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं कि यदि एक आदमी को मान लीजिए 80 लीटर पानी चाहिए तो बाकी 7 लोगों को कितना चाहिए होगा, तो यहाँ पे उसने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। एज पर गवर्नमेंट की जो डेडलाइन है, जो लाइन्स है, गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग एक आदमी को एक दिन में कम से कम 135 लीटर पानी जो है वो इस्तेमाल करेगा, तभी जो है वो अपनी हाइजीन को मेंटेन कर सकता है। तो अब आप बच्चों को बताइए 135 लीटर जो है हमें एक हेल्दी रख सकता है, तो क्या आपको 135 लीटर पानी मिल रहा है? 135 लीटर्स पानी मिल रहा है? कितना पानी मिल रहा है? आप उससे कंपेयर करिए, कंपैरिजन करवाइए, डाटा बनवाइए कि जो पानी आपको मिलता है वो सफिशिएंट है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसके लिए आप अपने एरिया प्रधान के पास जाए, फिर उसके बाद में आप जल विभाग को लेटर लिखवाइए कि हमें जो पानी की सप्लाई हो रही है वो सफिशिएंट नहीं है। ये सिर्फ एक घर के लिए नहीं, आप सर्वे करवाइए इसमें बच्चों से। तो बच्चे जब हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, एक एक से बात कर रहे हैं, घर में चीजों को मेजर कर रहे हैं, तो इससे उनका लेसन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है और बच्चे एक एक चीज को थॉरली जो है क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स की लर्निंग जो है वो सफिशिएंट नहीं होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बोलिए बच्चों को। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम क्या क्या कर सकते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा पानी की कमी होती है, इसमें हम भी मैथ्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया है जहां पर पानी का कैचअप हो रहा है, कितना वॉल्यूम है, क्या प्रोबेबिलिटी होती है रेनफॉल की, वाटर यूसेज कितना है, इसको हम प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट करके सीनियर क्लासेस में लेके जा सकते हैं। बेनिफिट्स आप बता सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होने से आप क्या क्या करेंगे, पानी को तो बचा रहे हैं, साथ में आपका बिजली का बिल जो है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आपका ग्राउंड लेवल का जो पानी है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी बातें आप बच्चों से चर्चा करते हुए क्लासरूम में स्टोरी के माध्यम से जाएंगे, और जैसे छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करते हुए कोकिला के परिवार ने पूरी कम्युनिटी में क्या किया, बताया कि हमें सेफ पानी पीने से, जैसे मेरी गुड्डी बीमार नहीं हुई, आप भी सब स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। जब आप गुड हैबिट्स को फॉलो करेंगे, आप समझेंगे कि कौन सा सोर्स बेस्ट सोर्स है, सेफ वाटर दे रहा है, सप्लाई कितनी हमारे को प्रॉपर मिल रही है नहीं, हमारे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें सफिशिएंट पानी मिलता है या नहीं मिलता, उसको हमें कैसे सेफ रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, वेसल्स को हम साफ करते हैं कि नहीं करते हैं, हम पानी निकालने के लिए के हाथ बीच में ऐसे ही डाल देते हैं। ये सारी बातें करते हुए जब हम क्लासरूम में तड़ा प्रोसेस लेके आ रहे हैं और स्टोरी पेडागोजी के माध्यम से क्लासरूम में जाते हैं, तो हमारा क्लास जो है वो इंटरेक्टिव बन जाता है। और कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था, हमने स्टेम, साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ्स, क्योंकि हमने डिजाइन किया ना, इसमें छोटे छोटे फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया, हमने लिटमस पेपर का यूज कर लिया, हमने ये देखा कि कैसे हम पानी को टेस्ट कर रहे हैं, हमने यहाँ पर सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल किया, तो डिजाइन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया कि कैसे हम अपने पानी को सेव कर सकते हैं। पहले तो हमें पानी को पहचानना है ना कि वो पानी है कैसा, दिखता कैसा है, वो सेफ है कि नहीं है। तो विजुअलाइज करने के लिए ही हमने सेंस ऑर्गन से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उसको पूरा मेजर किया, कैलकुलेट किया, कौन सा सेफ बनाया उसको, सारा कुछ फिल्ट्रेशन से। और इस प्रकार से हम जब पहुंचे तो एंड में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके कंजर्व करना भी सीखा। फिर पॉल्यूशन के कारण जाने कि पॉल्यूशन क्यों होता है, इसी की वजह से तो पानी गंदा हो रहा है ना, कि आज फैक्ट्रियों से निकलने वाला जितना भी स्लैब होता है, जितने भी केमिकल्स होते हैं, वो सारे नदियों में, पानी में छोड़ दिए जाते हैं। तो उसी की वजह से तो पानी का जो है वो कैसा हो रहा है, कंटामिनेटेड हो रहा है। और लोग
पॉन्ड वगैरह में या नदियों के आसपास और भी जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, कूड़ा करकट है, वो भी गार्बेज है, वो भी सब उसी के अंदर डाल देते हैं। तो उस सबको भी हमने जागरूकता लेके आनी है। तो बच्चों के द्वारा ही हम अवेयरनेस लेके आ सकते हैं। बच्चों को ही बोलेंगे कि नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है, कि पानी में कूड़ा नहीं डालना है, दूसरों को अवेयर कराना है। तो छोटे छोटे स्टेप्स को ही जब हम फॉलो करवाते हैं बच्चों के साथ में, बच्चों से हम शपथ दिलवाते हैं कि हाँ बच्चों, चलो चलो अब ओथ लीजिए कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जब वो बच्चे कमिटमेंट करने लग जाते हैं तो एक वाटर टीम बना लेंगे, ऑडिट टीम बनाएंगे। अपने स्कूल में भी ऑडिट कर सकते हैं, अपने घर का ऑडिट कर सकते हैं, और वो अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं और एसेस कर सकते हैं अपनी वाटर को, कि पानी सेफ है, सफिशिएंट है, या कौन सा सोर्स बेटर हो सकता है, सप्लाई कैसी है, इन सब के ऊपर भी वो बात कर सकते हैं। जी, बच्चे तो चाहते ही हैं कि क्लासरूम जो है सिर्फ टेक्स्ट बुक लेके यदि क्लासरूम में हम जाएं, चाहे हम फिजिक्स पढ़ाएं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ाएं, चाहे बायो पढ़ाएं। इसमें देखिए आपने केमिस्ट्री भी पढ़ा दी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सारा कुछ बताया उनको। आप उनको दिखाएं ना कि ट्रे में कितना अच्छे से आप डेंसिटी की, वॉल्यूम की बात बता सकते हैं। अरे बच्चों, मैंने कटोरी, 2 कटोरी ले ली, ट्रे या आप आइस ट्रे की इस्तेमाल करते हैं, तो पानी ऊपर तक ट्रे में आपने भर के रख दिया और फ्रीज करने रख दिया। अब देखो क्या हुआ, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बर्फ जो है थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब वो सॉलिड फॉर्म में हो रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब देखता है ना बच्चा खुद करके, तो तब बच्चे को समझ में आता है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हुआ। जब उसने पानी में डाला तो फ्लोट होने लगा, तब उसको समझ में आया कि हाँ इसकी डेंसिटी जो है वो लो होती है। और सबसे बड़े मजेदार की बात, क्या आप जानते हैं कि बर्फ ठंडी होती है या पानी ठंडा होता है? कोई बताएगा मुझे? यस मैम, पानी ठंडा, वो क्या कहते हैं, पानी ठंडा होता है और बर्फ गर्म होती है। क्यों? कोई रीजन इसके बारे में? मैम बर्फ ठंडा होगा। बर्फ ठंडा होगा। और कोई? यस मैम। स्नोफॉल देखा आपने, एंजॉय किया है स्नोफॉल में भी? वो भी तो आइस ही है। यस मैम। यस मैम। उसमें तो आप इंजॉय कर लेते हैं, पर ठंडा ठंडा पानी से आपको नहाने के लिए बोल दिया जाए तो आप नहीं कर सकते। ठंडे पानी में हाथ नहीं डाला जा सकता। ठंडा पानी की जो एनर्जी है, पानी ज्यादा ठंडा होता है बर्फ से, क्योंकि आइस मॉलिक्यूल जो है उनमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है वाटर मॉलिक्यूल से। एनर्जी कम होने की वजह से आइस जो है ज्यादा ठंडी नहीं होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। एक तो ये भी मिसकंसेप्शन है कि हल्की चीजें जो हैं वो ही पानी पे तैरेंगी हमेशा। तो ये कंसेप्शन जो है बच्चों का दूर करना है कि थिंक ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर बिकॉज दे आर लाइटर देन वाटर। नो, नॉट ऑलवेज। क्योंकि किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से जो वस्तुएं हैं वो डूबती हैं। पानी, आपने देखा होगा पानी, वाटर ड्रॉपलेट्स हमेशा एक कैसा रहता है, पानी का ड्रॉप सर्कल शेप में रहता है। हमेशा आपने ड्रॉप फॉर्म में देखा उसको, क्योंकि वो इस प्रकार से एक शेप बना लेता है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन। आप इन दिनों में आजकल ओस पड़ रही है, आप सुबह या शाम के समय देखना कभी अपनी विंडो के ऊपर या पत्तियों के ऊपर, आप लीफ के ऊपर देखेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हुए हैं। तो वो एक क्लिंग होके, क्योंकि सरफेस टेंशन है पानी के अंदर, तो जितना सरफेस टेंशन कम होगा वो शेप के अकॉर्डिंग उस शेप में आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से, और पानी जो है इसके अंदर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स में, काइनेटिक का मतलब हो जाता है उसकी हलचल ज्यादा होती है मॉलिक्यूल्स में। पानी बना किससे हुआ है ये भी आप सीनियर क्लास में बच्चों को बता सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स, 1 ऑक्सीजन का एटम मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने डिफरेंस भी 8th 9th क्लास के बच्चों को एटम एंड मॉलिक्यूल में डिफरेंस बता सकते हैं कि एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। एटम, कितने एटम हैं मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया, तो पानी के अंदर 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो ये फिर सीनियर जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो और केमिस्ट्री की हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, फिजिक्स पढ़ सकते हैं, इसकी पोलैरिटी के ऊपर बात कर सकते हैं कि कौन सा इसमें पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, ये सारी बातें भी करें। पर एक सिंपल जानकारी के लिए आप बच्चों को बताइए कि बर्फ ज्यादा ठंडी नहीं होती है,
पानी ज्यादा ठंडा होता है। इसलिए आज आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि घर में भी आज बर्फ एक उसमें बकेट में रखिए और एक में ठंडा चिल्ड पानी रखिए। आप हाथ डाल के देखिएगा किसमें आप डाल सकते हो। तो डेफिनेटली आप ठंडे पानी में नहीं डाल सकोगे, पर बर्फ में डाल सकते हो। परमिंदर मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी चल रहा है। जब कभी चोट लग जाती है तो हाँ जी डॉक्टर आजकल कहते हैं ना कि बर्फ की सिकाई कीजिए, पैड की, जो केमिस्ट के पास मिलता है। जी जी। जी 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 हाँ, वो इसीलिए क्योंकि जब हम गर्म करते हैं ना, तो गर्म जी सिकाई करने से और भी टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो ब्लड जो है वो और भी क्या होने लगेगा, एक्सपैंड होने लग जाएगा ना, उसके मॉलिक्यूल भी एक्सपैंड होने लगेंगे। परंतु बर्फ की जी। सिकाई करने से वहां पे क्या हो जाएगा, आपका खून जम जाएगा उसी समय। ओके। तो इसलिए ठंडा गर्म करना, मतलब कि ठंडा और गर्म एक साथ करना है, पर पहले ठंडा करना है बाद में गर्म करना है, जब वो जी जी जम जी जाए अच्छे से। हाँ जी। मैम आपने जो स्टोरीज हमारे साथ मेंशन किए स्टेम और पार्ट किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के दौरान पेडागोजी में, सो हम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टोरीज को किन एस्पेक्ट्स में चेंज कर सकते हैं, ये आई नीड टू नो फ्रॉम यू कि कितना चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा इंफॉर्मेशन जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं वो लॉस भी ना हो और हम बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकें, क्योंकि एज एज चेंजेस वी नीड टू चेंज लाइक द थीम ऑफ स्टोरी, डेफिनेटली द डेफिनेटली। टेस्ट ऑफ स्टोरी। यस। तो इसमें क्या है कि जैसे कि अभी एक स्टोरी आपको अभी शेयर की, तो इसमें आप एज पर सिचुएशन और एज पर एज ग्रुप जो है हम एक्सटेंशन लेके जा सकते हैं। एक्सटेंशन स्टोरी कहते हैं उसको। फिर कि आप आपकी सरकमस्टांसिस में, आपकी सराउंडिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं, पहले आपको वही मैंने बोला कि प्रोटोकॉल फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम क्या है। जब आपके पास में प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर लेंगे तो नीड है ना, तो नीड को आप सर्च करें कि हमारे को किस चीज की जरूरत है यहाँ पर करने की, किसके लिए हमें प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं। और वो स्टोरी को एक्सटेंड करते हुए वैसे आप जब क्रिएट कर देंगे तो एक्सटेंशन स्टोरी बन जाएगी। तो उसको आप फिर सारी एक्टिविटीज के साथ में, जो एक्टिविटी एज अप्रोप्रिएट है, उसको आप क्लासरूम में लेके आइए। सो लाइक वी कैन यूज, जैसे आपने बताया दिल्ली का कुछ वाटर पोल्यूशन का किस्सा, वैसे हम आसपास कैसे किस्से अखबारों से निकाल के बच्चों को बता सकते डेफिनेटली डेफिनेटली। हैं, लेकिन वो बड़े आपको बच्चों के लिए, और बड़े छोटे बच्चों के लिए हम ओरिजिनल स्टोरीज यूज कर सकते हैं जो आपने ओरिजिनल शेयर स्टोरी की। है, और बच्चों को खुद को भी कहिए शेयर करने के लिए। उनके भी अपने एक्सपीरियंस हो सकते हैं, उनके गांव की कोई स्टोरी हो सकती है, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम फेस की होंगी। जैसे कि हम्म दिल्ली में ही ऐसे कई एरिया है, कथा का स्कूल ही जहाँ गोविंदपुरी एरिया में है, वहां पर लोगों के पास में पहले वाटर सप्लाई नहीं, अभी भी बहुत कम है। तो मतलब कई बारी बच्चे क्लास मिस कर देते हैं, उनसे रीजन पूछा जाता है क्लास मिस करने का, तो यही कि मैडम उस समय टैंकर आता है, और हम्म टैंकर आने से कि पानी भरने के लिए हमें लाइन लगानी पड़ती है सारी की सारी। तो वो सारी सिचुएशंस को बच्चा जो है वो शेयर करता है, तब हम फिर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर सोल्यूशन निकालेंगे ना कि क्या सोल्यूशन हम ला सकते हैं। तो ऐसे ही सबने मिलकर जब पूरी कम्युनिटी के ऊपर सर्वे किया, बच्चों ने डाटा कलेक्ट किया, फिर उसके बाद में वो अथॉरिटी के पास में गए, एमसीडी कमिश्नर के पास में गए, वहां से बातचीत की, तो फिर वहां से वाटर लाइन डली, सप्लाई स्टार्ट हुई, तो फिर उनको पानी कम से कम 1 घंटे के लिए दिन में मिलने लग गया। तो ये सारी बातें तो एज पर सिचुएशन जो है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं पूरी की पूरी। ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। आई हैव अ स्मॉल डाउट मैम। या हाँ प्लीज। मैम अभी स्टोरी से हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक ही स्टोरी से बता रहे हैं ना मैम? जी लाइक अभी स्टोरी ले या तो हमने बहुत से टॉपिक्स ले, लाइक हाउ डू वी इंश्योर दैट वी आर कवरिंग ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट? लाइक ऐसे हो जाता है कि स्टोरी से हम लोग एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं तो एक कॉन्सेप्ट रह जाता है, पेज लेवल कॉन्सेप्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट देखिए ठीक है, मैं ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने पूरा सब कुछ ही कवर कर लिया होगा। कुछ टॉपिक यदि छूट गया है तो आप उसको जरूर से उसके अंदर मर्ज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस एंड मैथ्स ही पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने ग्लोबल इश्यूज के ऊपर बात की, तो वो आप एसएसटी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप लेटर राइटिंग जो करवा रहे हैं आप इसको लैंग्वेज के में करवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं, फिर मैथ्स तो ऑटोमेटिकली हमने अभी इंटीग्रेट करके बताया ही आपके सामने। तो हम ग्लोबल इश्यू में एसएसटी भी लेके आ रहे हैं आपके इस मतलब स्टोरी पैडागोजी के थ्रू आप एसएसटी भी बच्चों को करा रहे हैं, बट
एक स्टोरी जब पढ़ाते हैं तो यदि सारे ऑल सब्जेक्ट टीचर्स विल फॉलो दैट स्टोरी एंड कनेक्ट देयर लेसन विद दैट स्टोरी, तो जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी क्लियर होता है। जैसे कि पानी लिया तो एसएसटी के टीचर सोर्सेज के ऊपर, ग्लोबल इश्यूज के ऊपर बात करें, साइंस के टीचर जो है प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, फिर लैंग्वेज के टीचर्स जो है लेटर राइटिंग या प्रॉब्लम और सर्वे वगैरह के ऊपर करवा रहे हैं, किस प्रकार से पोस्टर्स मेकिंग करवा रहे हैं आर्ट टीचर। तो ये जब सारे एक साथ कोलैबोरेट होके एक साथ मिलके काम कर लेते हैं तो वो पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट सॉल्व हो जाता है और साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ऑल सब्जेक्ट्स में सबका। ओके मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।